नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो कुछ जो है पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अभी 1-2 दिन आपका लेक्चर जो है अपलोड नहीं हो पाया था, बट अब कंटिन्यूटी हम लोग बनाए रखेंगे और चैनल पे पहले भी आपको कंटिन्यू जो है लेक्चर मिलता रहा है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। देखिए पर्सनल लाइफ में भी कभी-कभी कोई इश्यू या प्रॉब्लम आपके लाइफ में भी आता होगा, किसी की भी लाइफ में आ सकता है। तो ऐसे में ये नहीं है कि आप कंटिन्यूटी अपना ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम लोग जो है यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए टेस्ट देख रहे थे और वजह ये है अभी से टेस्ट देखने का कि मैं आप सभी को बताया कि प्रश्न जो आजकल आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है, आपका जो है तथ्य के प्रति पकड़ नहीं है, तो ऐसे में चूंकि आपकी बार जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया था उसमें ऑप्शन क्या था आपका, केवल एक सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 3 सही है, ठीक है, चारों सही है। ऐसे में यदि मान लीजिए आपको 2 फैक्ट के बारे में जानकारी है, तीसरे और चौथे के बारे में जानकारी नहीं है और उसमें मान लीजिए अगर 3 स्टेटमेंट सही होता है तो आप 2 करके वहाँ पे सही करके चले आएँगे। तो पेपर का जो है नेचर और पैटर्न जो है थोड़ा बदला है इस बार। आप लोग चाहें तो एनालिसिस वीडियो यहाँ पे हम डाले हैं, बार-बार मैं बोलता हूँ, आप जाके एक बार देख लेंगे। इसलिए जो है तैयारी यदि अभी से करें और बिल्कुल ही धैर्य बना के करें। और यदि मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो इसकी तैयारी जो है आप धैर्य बना के ही शांति से कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग विजन आईएएस से टेस्ट देख रहे थे और टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं और हम लोग पार्ट वाइज देख रहे हैं बिल्कुल ही डिटेल में, ठीक है? एक अलग तरीके से हम लोग इस जो है लेक्चर को देख रहे हैं। यहाँ पे टोटल इसका 5 पार्ट हम अपलोड कर दिए हैं जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन इस टेस्ट से कवर कर दिए हैं, किए गए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो 50 क्वेश्चन के अलावा लगभग देखेंगे तो 400 या 500 फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं जो आपसे प्रश्न पूछने के चांसेज है आने वाले समय में। देखिए टेस्ट सीरीज देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस के साथ आगे बढ़ना और क्या-क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यदि इस नज़रिए से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? आप विश्वास कीजिए और थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और हम पे और अपने आप पे विश्वास करके अपना पढ़ाई जारी रखिए और इस टेस्ट को बिल्कुल ईमानदारी से देते रहिए। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज इसका हम पार्ट 6 करेंगे। आज भी हम 10 प्रश्न ही कवर करेंगे। मैं जैसे कि बताया हूँ कि कुछ दिन बाद जाके आगे चल के हम लोग जो है क्वेश्चन का रेंज बढ़ा देंगे और धीरे-धीरे जो है इस साल के अंत आते-आते, ठीक है, हम जो है पूरा फुल लेंथ का टेस्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब 100 प्रश्न का एक-एक टेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक? अभी बिल्कुल आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। साथ-साथ बीपीएससी 69 के लिए मैं बता दूँ कि उसके लिए भी लेक्चर आपको डेली कंटिन्यू में मिलेगा और 69 के लिए एक प्रोग्राम मैं आप सभी के लिए बोला था कि मेंटरशिप प्रोग्राम, साथ-साथ जो है यूपी पीसीएस जो है आरओ एआरओ के लिए, ठीक है? तो आरओ और एआरओ के लिए जो है मैं आपको बताया था कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल फ्री यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्म दिया गया है। आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दे रहा हूँ और वो बैच जल्द ही स्टार्ट होगा, यानी वो बैच आपका सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सोमवार यानी आज जो है आपका शुक्रवार है और आज जो है 14 है, तो कल हो जाएगा आपका 15-16 यानी 17 से आपका 17 जुलाई से जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इनरोल कर लें, फॉर्म को अप्लाई कर दें, ठीक है? उसके बाद हम लाइव जो है आप सबके साथ एक मीटिंग रखेंगे, एक काउंसलिंग सेशन रहेगा और उसके बाद ये बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो 17 को आपका काउंसलिंग सेशन रहेगा, तो जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं उन्हीं को जो है उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है? जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ को आप टारगेट कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो प्रोग्राम सभी के लिए रहेगा, ठीक है? यूपी पीसीएस हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, ठीक है? अभी यूपी जो है में आरओ एआरओ का जो एग्जाम अभी होने वाला है, तो इन सब के लिए जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर इसको आप सही तरीके से फॉलो कर लिए तो हम बिल्कुल ईमानदारी से अपनी तरफ से काम करेंगे, आपको कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे और सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में आपको डिस्कशन किया हूँ कि डेली आपको कुछ टास्क दिया जाएगा, ठीक है? वीकली ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा, वो भी आपका वीकली ग्रुप डिस्कशन जो गूगल या जूम के माध्यम से होगा, यानी आपसे रियल टाइम जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं नंबर दिया हूँ, आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं। डेली टेस्ट किया जाएगा, डेली जो है आपका डेली टेस्ट होगा और वो टेस्ट कैसा होगा, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट तो हम यहाँ पे चैनल पे आप सभी के लिए कर ही रहे हैं, चाहे बीपीएससी है, चाहे आरओ एआरओ है, ठीक है? आरओ एआरओ के लिए भी जल्द ही अब एक आध दिन में आप सभी के लिए स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल धैर्य बना के रखें आप इतने दिन तक, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो टॉपिक वाइज हम लोग डेली टेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है?
टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होगा, साथ साथ सेक्शनल टेस्ट तो यहाँ पे चैनल पे करेंगे और साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे करेंगे। कुछ टेस्ट आपको यहाँ से भेजा भी जाएगा, ठीक है, और वो टेस्ट आपको रियल टाइम में आपको प्रैक्टिस करके देना होगा। बाकी सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि जल्द से जल्द जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लें, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और 8 से 10 घंटा डेली अपना टाइम दे सकते हैं। चलिए, इतना आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन था। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं पीडीएफ इसका नहीं मिल रहा है, तो मैं बताया था अभी, देखिए इसका हम लोग 50 क्वेश्चन ही फिनिश किए हैं। जैसे इसका 100 क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और डिटेल डिस्कशन के साथ हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी आप बोलेंगे तो ऐसे हम क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आप सभी के लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व हो जाएं आप सभी, जो लोग भी इंटरेस्ट रख रहे हैं कि उनको जो है एग्जाम जो है एक गाइडेंस के साथ, एक मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है, तो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी 2024 करने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, आप सभी के लिए भी जल्द यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। मैं यूपीएससी के लिए बन रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी 2024 के लिए। तो आप सभी को भी मेंटरशिप एक प्रोग्राम जो है दिया जाएगा। बाकी देखिए, मैं ओवरऑल आपको कहानी बताऊं तो पढ़ना होता है, आपको सेल्फ ही पढ़ना होता है। बाकी जितना मदद हो सकता है उतना हम मदद आप सभी के लिए करेंगे। मेरा आने का ही तात्पर्य, यहाँ पे यूट्यूब पे आने का तात्पर्य यही है, उन सभी बच्चों को जहाँ तक सही कंटेंट, सही मटेरियल या सही डायरेक्शन या सही कंसेप्ट के अभाव में जिनका जो है एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उन सबों को जो अब ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कहीं कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन देखिए, कोई भी योजना सफल तब होता है, अब योजना में एक मेरा पार्टिसिपेशन है, एक आपका भी पार्टिसिपेशन अगर उतना ही रहा, ठीक है, दोनों का पार्टिसिपेशन अगर अच्छा रहा तो योजना हम लोग का सफल होगा और हम लोग रिजल्ट बनाने में अवश्य जो है कामयाब होंगे, ठीक है। चलिए, तो बीपीएससी के लिए भी टेस्ट हम जल्द डालेंगे। अभी तक जो आप सभी को पता है कि बीपीएससी के लिए आस्था आई से लगभग 4 टेस्ट, ठीक है, 2 टेस्ट आपको परफेक्शन आई से डल चुका है। आरओआरई के लिए बात करें तो जीएस वर्ल्ड से हम टोटल 5 टेस्ट यहाँ पे आपको अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक उसका डाल दूंगा। बाकी एक एनसीईआरटी बैच था यहाँ पे जिसमें हिस्ट्री स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उसमें मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम है, तो डेली आपको मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए एक दिया जाता है। आप लोग मेंस का आंसर राइटिंग करके सबमिट करेंगे, आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा और बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया जाएगा, और उस फीडबैक के हेल्प से आप अपने आप को जो है आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में आर एस शर्मा हम स्टार्ट किए थे, टोटल यहाँ पे 10 लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। चूंकि थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक हो गया था, तो ये सब बताना आप सभी के लिए जरूरी था, ठीक है। बाकी लेक्चर को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपके लिए बहुत ईमानदारी से अच्छे तरीके से हम काम करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारणवश कभी 1-2 दिन अगर लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है गायब ही हो गया हूँ, बिल्कुल आप कतई ये ना समझने का भूल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सिलेबस था, मैं ऑलरेडी इसलिए आपको सिलेबस बार बार दिखाता हूँ कि आप सब इस सिलेबस को क्या करें, पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। बाकी रेफरेंस वगैरह बगल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट अफेयर जनवरी 2023 का इसमें कवर किया गया है, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मैं बताया कि पॉलिटी का एक रिवीजन यहाँ पे कराया गया था, लगभग जो है अभी ईपीएफओ को टारगेट करते हुए, तो लगभग 7 से 8 घंटे में टोटल पॉलिटी आपका एक रिवीजन कराया गया है, तो एक आपका माइंड मैप क्रिएट होगा उससे, तो जाके आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए, एक एक करके हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बीपीएससी वाले, आरओआरओ वाले जो भी हैं वो बिल्कुल धैर्य बना कर रखें, आप सभी के लिए काम स्टार्ट हो ही रहा है बिल्कुल ही विधिवत तरीके से, ठीक है। मैं एक प्लान कर रहा था, देखिए एक प्लान करने में भी टाइम लगता है, ठीक है, कैसे किस वे में आगे बढ़ा जाए, मार्केट में बहुत सारी मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ेंगे ये आज बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। कौन सा एक बेहतर प्लान बनाया जाए कि बिल्कुल हम जो है सक्सेसफुल हो ही जाए। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, हाल के दिनों में जो है प्राण पोर्टल निरंतर जो है सुर्खियों में रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसका उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। देखिए, प्राण पोर्टल के बारे में आपको बताना है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल धैर्य बना के इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन आप सबके सामने दिख ही रहा है, देखिए पहला ऑप्शन लिख रहा है, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। दूसरा लिखा है, ये दूर दराजों के क्षेत्रों जहां शिक्षा का भौतिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है उसको ऑनलाइन शिक्षा देगा। तीसरा है, ये ग्राम पंचायतों को अपनी
ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयारी करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए एकल जो है इंटरफेस प्रदान करेगा। और चौथा और लास्ट ऑप्शन है, यह राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की समस्या रहित वितरण सुनिश्चित करेगा। तो प्राण पोर्टल की बात है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्राण पोर्टल क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए एक पोर्टल है। ठीक है, तो प्राण पोर्टल जो है ये जो है पूर्ण रूप से जो है आपका गैर जो है प्रापित जो है वाले शहर में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, प्राण। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका, ये प्राण पोर्टल बनाया गया है, यानी ये प्राण ये आपका पोर्टल फॉर आपका रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन द नॉन अटेंडेंट सिटीज। ठीक है, नॉन अटेंडेंट सिटीज, ये समझ सकते हैं आप। अब ये फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया होगा कि किसके लिए जो है काम करेगा। देखिए, भारत में है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूँ CREA के। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें बताया गया कि आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत के 4 वर्ष तक जो है, यानी 21-22 से आपको 1 से 31 शहरों में केवल 49 में ही वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो टारगेट किया था कितना का? 131 का, और 49 शहर में जो है ये सुधार हो पाया है। अब वायु प्रदूषण पे अंकुश लगाया जाए, वायु प्रदूषण सही हो, और वायु प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया? राष्ट्रीय नीति। वैसे में जो है आपको एक कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। ठीक है, ये किसके लिए शुरू किया गया है? ये प्राण जो है आपका, ये जो है गैर प्रापित वाले शहर हैं। ठीक है, यानी ये जो है नॉन जो है आपको अटेनमेंट सिटीज के लिए किया गया है, और ये एक स्वच्छ वायु के लिए कार्यक्रम है। तो इतना बात है, तो ऐसे में पहला आपका सही है। ठीक है, आप सभी को NCAP के बारे में थोड़ा पता ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा NCAP के बारे में। ठीक है, देखिए NCAP की अगर बात करेंगे तो ये देश भर में क्या करता है? वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक स्तर पे निपटाने के लिए केंद्र सरकार को एक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की जो है रणनीति तैयार करता है। NCAP का काम क्या है कि देश में वायु प्रदूषण की समस्या को क्या करना? निपटाना, और निपटाने के लिए क्या करना? एक प्रोग्राम बनाना समयबद्ध तरीके से, और राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना? एक रणनीति तैयार करना। ये शुरू कब किया गया था? आपका 2019 में। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य है आपका, एक अभी बताएं तो अभी का हाल फिलहाल का टारगेट है 2026 तक के लिए। ठीक है, आधार वर्ष इसमें 2017 को रखा गया है। 131 शहरों को, कितने? 131 शहरों को जो है, जो PM होता है, आप बार बार न्यूज वगैरह में देखते होंगे, PM का स्तर बढ़ा, PM का स्तर कम हुआ। ठीक है, तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है PM, इसी की सांद्रता को 40% जो है कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कि हम इसको स्तर को क्या करेंगे? 40% तक कम करेंगे। ठीक है, बस इतना बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार। ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त होगा, विदेशियों को तो होगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दिया है? उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने का अधिकार, संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। इसमें आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, पहले ही, कि कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है। तो इसमें जो है पहला बिल्कुल ही सही है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पे जो है भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार केवल भारतीयों को है। दूसरा देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की बात है तो ये भी केवल भारतीयों को है। उच्चतर न्यायपालिका में जो है न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने का अधिकार ये भी भारतीय नागरिक को है, और संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी केवल भारतीयों को है। तो ऐसे में जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम बात किए थे कि आर्टिकल जो है कौन कौन सा है। चलिए फिर हम एक बार आपको बता ही देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए कुछ ऐसा अधिकार दिया गया है, विशेषाधिकार है, जो केवल किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। ठीक है, अब नागरिक जो है भारत का, नागरिकता प्राप्त करने का कुछ कुछ मेथड है जिसके बारे में बात किया गया था पहले। तो केवल जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यानी देश में रहे जो नागरिक है उन्हीं को, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वैसे में जो पहला लिखा था आपका, ठीक है, कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 15 जो है किसको है? केवल और केवल भारतीयों को है। अब देखिए लोक नियोजन में जो है, लोक नियोजन का कोई भी सब्जेक्ट है तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार, ये भी केवल और केवल किसको है? आपको भारतीयों को है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन करना, संघ बनाना, कहीं एक जगह से दूसरे जगह तक आपको जाना है, इस सब का स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये अनुच्छेद है 19, और ये भी केवल आपको भारतीयों को है। ठीक है, संसद हो, राज्य विधानमंडल हो, सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी केवल भारतीय को है। ठीक है, चाहे लोकसभा, राज्य विधानसभा में मतदान करने के अधिकार की बात है, भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के उपराष्ट्रपति हो, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, या किसी राज्य के राज्यपाल हो, महान्यायाधीश हो, राज्य का महाधिवक्ता हो, ये जितने भी पोस्ट है, ठीक है, केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ठीक है, क्लियर है? केवल भारत के नागरिकों के लिए। अब देखिए यहाँ पे चेंज करके लिख सकता था ना, जैसे यहाँ पे पूछा था आपका उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश थे, यहाँ पे लिख देता आपको, मान लीजिए कि राष्ट्रपति लिख देता, उपराष्ट्रपति लिख देता, ठीक है, महान्यायाधीश लिख देता भारत का, तब भी क्या हो जाता है? केवल भारतीयों को है, यानी जो भारतीय नागरिकता जिसको मिला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत के नागरिक की बात की गई है। अब ये तो टर्म मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि भारत का नागरिकता जो है वो विदेशियों को भी मिल सकता है। ठीक है, उसका मेथड है कि नागरिकता कैसे कैसे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे में सारा आंसर सही हो गया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 43। नागरिकता के बारे में कौन से भाग में उल्लेख किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, इस भाग में। बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, किसी विशेष दिन जो है मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक लाना है। अब देखिए अनुच्छेद 368 आप सभी को मैं बताया था बिल्कुल ही डिटेल में। ठीक है, तो बता रहा है कि मान लीजिए राज्यसभा है, राज्यसभा में 150 सदस्य क्या है? उपस्थित है। अब संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है, कौन सही है आपको बताना है। देखिए केवल 75 सदस्य के समर्थन से पारित किया जा सकता है, मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों को बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता, न्यूनतम 100 होने चाहिए समर्थन के लिए, और कम से कम जो है आपको 123 सदस्य के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं समझा तो पहले ही दिया था, फिर भी चलिए इसको एक बार इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए संविधान के संशोधन में अगर देखा जाए तो दो अलग अलग इसमें विशेष बहुमत की व्यवस्था किया गया है, दो प्रकार की। ठीक है, पहली कौन सी थी? ध्यान से सुनेंगे। पहला था कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंधित सदन की जो है कुल सदस्य संख्या के आधे संख्या द्वारा समर्थित होने चाहिए, यानी सदन में जितने संख्या है उसका कुल सदस्य का आधा। अब देखिए चूंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ध्यान देंगे, यहाँ पे चूंकि राज्यसभा का बात हो रहा है, और राज्यसभा में आप सभी को पता है कितना सीट है, 200 कितना है? 45 है। तो 245 का आधा यदि आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 123 मान लीजिए। ठीक है, तो 122.5 तो कोई सदस्य होगा नहीं, आधा सदस्य नहीं होगा, तो 123 इसको हम लोग मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपको कोई संशोधन करना है तो 245 का आधा सदस्य जो है कम से कम उसके द्वारा समर्थित होना चाहिए। भले मतदान के समय आपको 150 यहाँ पे दिया था, 150 सदस्य उपस्थित है। ठीक है, लेकिन कम से कम 123 जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर है? चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए संविधान में आपको संशोधन करना है, दो प्रकार का यहाँ पे बहुमत की बात की गई थी। पहला, संविधान संशोधन विधेयक को अगर 368 वाली बात हो रही है तो कुल सदस्य संख्या का आधे सदस्य का समर्थन होना चाहिए, यानी एक सब। अब मान लीजिए यही मैं बोल देता लोकसभा के लिए, डाटा अलग हो जाता, अभी राज्यसभा की बात हो रही है, तो 245 में 123 का होना चाहिए। दूसरा, संशोधन विधेयक को सदन में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत। ठीक है, तो वर्ड पे ध्यान देंगे, मैं क्या बोला हूं वहां पे कि सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का, जैसे यहाँ पे सदन में उपस्थित कितना बताया था? 150 बताया था,
तो सदन में उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का बहुमत जो है प्राप्त होना चाहिए था, ऐसा बात था। क्लियर है? चलिए, तो समझ गए होंगे आप सभी। संसद के दोनों सदनों द्वारा यदि मान लीजिए कोई भी संशोधन विधेयक को अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, और इसके लिए कोई संयुक्त सत्र का बात जो है नहीं किया गया है। इतना तो क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली पूछ दिया गया, स्टेटमेंट हटा के। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, प्रश्न हम लोग किए भी हैं। भारत के संविधान सभा के बारे में आपको बताना है। एक तरफ समिति है और एक तरफ अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट काम था, विभिन्न विभिन्न कामों के लिए जो है कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें देखेंगे तो 8 जो है टोटल प्रमुख समिति थी। ठीक है, और इन समितियों में जो है उसकी अध्यक्षता जो है किन्हीं किन्हीं को मिला था, तो वही उसी से आपका प्रश्न है। देखिए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन सरदार पटेल, और प्रांतीय संविधान राजेंद्र प्रसाद। बताना है कि कितना युग्म जो है यहाँ पे उपयुक्त युग्म में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। देखिए, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा पहला। देखिए, संघ जो है शक्ति समिति ये जवाहरलाल नेहरू के अधीन में था, ये क्लियर है। संघ शक्ति किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के। इसके अलावा जो है संघीय संविधान समिति भी इन्हीं के पास था। ठीक है, जबकि देखेंगे ये प्रांतीय संविधान समिति ये किसके पास था? सरदार पटेल के पास था। ठीक है, तो ये तो पेयर गलत हो गया, और ये अगर पेयर गलत होता है तो ऑटोमेटिक ये भी गलत हो जाता है, तो केवल एक ही पेयर सही होता है। एक संचालन समिति किसके था? आपका संचालन ये था राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या कर दिया गया था? उल्टा कर दिया गया था। चलिए, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से पूछा जाए, यानी डाटा यहाँ पे बदल दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, अच्छा, एक प्रारूप भी समिति था। प्रारूप समिति के कौन अध्यक्षता किए थे? अंबेडकर। उसमें कौन कौन मेंबर थे? सबके बारे में डिटेल में हम लोग बात किए थे। ठीक है, चलिए, अब जो मौलिक अधिकार था हमारे संविधान में, या अल्पसंख्यक और जनजातियों की जो बहिष्कृत क्षेत्र की के लिए बात किया गया था, तो उसके लिए सलाहकार समिति कौन बने थे? आपको सरदार पटेल बने थे। ठीक है, अच्छा, कुछ जो है आपको जो समिति थी उसके अंदर उप समिति भी बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी? उप समिति भी बनी थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सुन ले। हो सकता है यहाँ पे समिति की जगह पे उप समिति रहे और आपका अध्यक्ष पूछ दे, तब आप क्या करेंगे? जैसे देखिए, मौलिक अधिकार के लिए अगर पूछे आपका, किसके लिए? मौलिक के लिए, मौलिक अधिकार के लिए आपसे पूछे उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे? जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। अल्पसंख्यक के लिए अगर उप समिति पूछे तो आप क्या याद रखेंगे? एससी जो है मुखर्जी। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से जो छोड़ेगा जो भी उप समिति है, तो इनका जो है कौन थे? तो ये आप गोपीनाथ बोरदोलोई थे। ठीक है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम जो है फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र के लिए उप समिति। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है। अच्छा, ये सब तो बातें आप याद रखेंगे उप समितियों से रिलेटेड। ठीक है, राज्य के लिए जो समिति थी, यानी राज्यों के साथ बातचीत या समझौता करने वाला, आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य के लिए जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे। संचालन समिति ऑलरेडी हम बता चुके हैं कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। अगर आपसे पूछे कि प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया जो है अगर आपसे पूछ दे नियम समिति, तो भी जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, ये आपको याद होना चाहिए, तो फिर आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। भारतीय संविधान के द्वारा ग्रांटीकृत जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय संविधान के ग्रांटीकृत वर्ड पर ध्यान देंगे, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात कर रहा है। जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ग्रांटी के रूप में दिया जा रहा है उसी के बारे में दो यहाँ पे कथन है, बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। देखिए, पहला अनुच्छेद जो 29 है, इसका दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक जो है सीमित नहीं है। दूसरा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। इनमें कौन सही है आपको बताना है। ऐसे में तो दोनों स्टेटमेंट ही सही दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटी में जो है शब्दों का थोड़ा सा खेल होता है,
तो बिल्कुल क्या करेंगे आप लोग, ध्यान से सारी चीजों को देखेंगे। चूंकि यहाँ पे बात किसकी की गई थी, वर्ड पे ध्यान देंगे, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार की। तो देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की अगर बात करें तो इसमें जो है 2-3 तरह का बात की गई है। पहला जो है अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का रक्षण का बात किया गया है। जो भी अल्पसंख्यक है हमारे यहाँ, ठीक है, तो अल्पसंख्यक के जो है हितों की बात की गई थी। अल्पसंख्यक वर्गों का जो है हितों के संरक्षण का बात किया गया है। और इसमें देखिए क्या क्या बात किया गया है। तो पहला अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 29 आपको क्या बताता है कि भारत के किसी भी भाग के निवासी नागरिकों को जो है किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार है। यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा था कि अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है। बिल्कुल बात सही है, केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है। इसमें और क्या लिखा गया है, तो पहली बात तो इसमें आपको लिखा गया है कि 29 में आपको कि विशेष आपको अपनी कोई भाषा है, लिपि है, संस्कृति, उसको भी बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बात भी लिखी गई है, तो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो बात क्लियर होगा। अनुच्छेद 29 में क्लियरली लिखा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग दोनों को संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, फिर से बता देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया आर्टिकल 29 में, चूंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा था आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा था कि 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है। अब केवल सीमित नहीं है तो आखिर कहाँ है वो, अल्पसंख्यकों के अलावा और कहाँ लिखा गया है, तो वही मैं बात कर रहा था आर्टिकल 29 के बारे में कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ पहला धार्मिक, दूसरा हम क्या यूज कर रहे हैं, भाषाई। ठीक है, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों दोनों का संरक्षण देता है। ठीक है, जबकि देखेंगे उच्चतम न्यायालय में माना जाता है कि इस अनुच्छेद का दायरा जो है अनिवार्य रूप से केवल अल्पसंख्यक वर्गों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं। और इसलिए इस अनुच्छेद में नागरिकों के अनुभाग पद का उपयोग किया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग भी इसमें शामिल है। ध्यान देंगे तो इसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ कौन, बहुसंख्यक भी शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट ऐसे में सही हो गया, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर देखेंगे अनुच्छेद आप 29 में, तो राज्य के द्वारा जो है पोषित या राज्य निधि की सहायता प्राप्त करने के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात करता है। ठीक है, ये सब बातें आप याद रखेंगे। बाकी जो इसमें लिखा हुआ था कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापना करने का, उनका प्रशासन करने का अधिकार है, तो बिल्कुल ही सही है। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हो, दोनों को जो है कुछ अधिकार दिया गया है। जैसे सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना करने और उनकी जो है प्रशासन करने का अधिकार है। जैसे कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, मान लीजिए मुस्लिम से है, ठीक है, मुस्लिम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो अपनी रुचि के जो है शिक्षा संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही था। ठीक है, आगे चल के खैर इसमें कुछ चेंजेस किया गया था। अच्छा, आगे देखेंगे आप, तो अल्पसंख्यक जो है उनके शैक्षिक संस्थान के किसी भी संपत्ति को अनिवार्य अर्जन के लिए राज्य को निर्धारित मुआवजे की राशि उनके द्वारा जो है ग्रांटीकृत अधिकार के रूप में प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी, ऐसा भी आपको बताया गया। देखिए एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां नंबर का। ठीक है, कब हुआ था ये, 1978 में। यहाँ पे आपको क्या प्रावधान किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए इतना बात आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी इसके ऊपर हम लोग चर्चा पहले से किए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में बताना है। देखिए नागरिकता अधिनियम में अभी संशोधन किया गया था हाल फिलहाल, ठीक है, 2019, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक अवयस्क, ठीक है, अवयस्क कहने का तात्पर्य क्या है आपको, कि जो 18 वर्ष के नहीं हुए हैं, ठीक है,
यानी जो नाबालिग है, कोई व्यक्ति मान लीजिए वो नागरिकता खो देता है, अपने से त्याग देता है, तो उस व्यक्ति के प्रत्येक अवयस्क संतान भारतीय नागरिकता उसका समाप्त हो जाता है। दूसरा, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब इसमें क्या पूछा गया है, आपको सही बताना है स्टेटमेंट। तो ऐसे में तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। देखिए, नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, इसमें आपको संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि नागरिकता आप कैसे प्राप्त करेंगे, नागरिकता कैसे खोएंगे। तो नागरिकता खोने का यहाँ पे 3 कारण बताया गया। नागरिकता आप कैसे-कैसे खो सकते हैं। पहला क्या बताया गया, परित्याग करके। पहला बताया गया परित्याग करके। दूसरा बताया गया आपकी नागरिकता की जो है समाप्ति हो जाए। तीसरा जो है आपको वंचित कर दिया जाए, नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। तीनों कंडीशन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यही 3 कंडीशन है आपको नागरिकता क्या करने का, खो देने का। पहला जैसे मैं बताया कि आप जो है परित्याग कर दे। परित्याग का मतलब स्वैच्छिक आप परित्याग कर दे, यानी आप जो है किसी और देश का नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे में भारत का नागरिकता क्या बोले कि हम भारत का नागरिकता को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता का अगर त्याग करने का घोषणा कर देता है, तो इसके बाद क्या होता है, सबसे पहला वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। दूसरा, इस तरह का कोई अगर घोषणा होता है तब होता है कि जब भारत मान लीजिए युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण पर रोक भी कर सकती है, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे हम मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आप में से चाहता है कि हम भारत की नागरिकता को त्याग करना चाहते हैं, लेकिन उस समय अगर युद्ध की कंडीशन है, भारत युद्ध में व्यस्त है, तो उस समय ये जो पंजीकरण है आपका, इसको स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यदि आप नागरिकता का परित्याग कर देते हैं, तो नाबालिग अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, यानी अवयस्क बच्चा है, वयस्क नहीं है, तो वो भी अपने नागरिकता को खो देगा। यानी मान लीजिए कोई फादर है, वो मान लीजिए 50 साल के हैं या मान लीजिए 40 साल के हैं, ठीक है। इनके मान लीजिए 2-3 संतान हैं इनके, ठीक है। एक इनका बच्चा है जो जिसका एज है 15 साल, ठीक है। एक का है 18 और एक का है मान लीजिए 14। तो ऐसे में जो भी अवयस्क इनका बालक होगा, जैसे 15 और 14 वाला आपको दिख रहा है, तो ये लोग भी, इनके नागरिकता समाप्त होने के साथ इनका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपको अब याद रहेगा। चलिए, तो कथन पहला सही हो है, उसमें कोई जो है डाउट किसी को नहीं है। अब देखिए दूसरा दिया था कि कोई अगर भारतीय नागरिक है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, तो भारत का नागरिकता क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। चूंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, पहले ही इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो पहला मैं कंडीशन बता रहा था, अगर 18 वर्ष वाला एक बालक है, ठीक है, जो 18 वर्ष को आयु प्राप्त कर लिया है या 19 वर्ष का आयु प्राप्त कर लिया है, तो भारतीय नागरिकता को चाहे तो पुनः प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेरा कहने का तात्पर्य था कि मान लीजिए 40 साल के कोई जो है व्यक्ति हैं, इनका मान लीजिए 15 साल का बच्चा है, कोई 18 का है और कोई मान लीजिए 14 का है। अब ये 14 और 15 वाले चाहें तो फिर से भी नागरिकताएँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान आप सभी को पता ही है, ठीक है, किस-किस मेथड से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, अब देखिए जैसे मैं बोला कि अगर समाप्त हो जाएगा, यानी मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है, स्वेच्छा से मतलब अपने होश हवास में जानबूझकर बिना किसी दबाव के, ठीक है, बिना किसी व्यवस्था के नागरिकता अगर अन्य देश का ग्रहण कर लेता है, तो भारत का नागरिकता उसका स्वयं समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर भारत युद्ध वगैरह में व्यस्त है, ठीक है, तो ये व्यवस्था उस समय कारगर नहीं होगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तीसरा देखिए, जो कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, वंचित किया जाता है। क्या किया जाता है, वंचित। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो है भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से समाप्त करना कब कब हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त कर लिया है, तो वैसे में उसको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता उसका समाप्त कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नागरिक है संविधान का अनादर किया है, तो ऐसे में भी समाप्त किया जा सकता है। अगर कोई नागरिक है युद्ध के दौरान शत्रु के साथ मान लीजिए गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया है, तो उसको राष्ट्र विरोधी घोषित करके और उसके नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा
कोई पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, इस कंडीशन में भी साथ साथ नागरिक सामान्य रूप से 7 वर्षों से अगर भारत रह रहा है तो ऐसे में भी नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। कोई मान लीजिए भारतीय नागरिक है, ठीक है, 7 वर्षों से अधिक समय तक कंटिन्यू रहता है तो उसको भी नागरिकता से वंचित रखा जा सकता है। क्लियर है? ये सब बात भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 57। राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बताना है। ये शायद क्वेश्चन तो हम लोग किए थे, चलिए फिर से रिपीट कर दिया। आप लोग आंसर तो इसका कर ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से पूछा गया था बट एक्सप्लेन मैं किया था। देखिए यहाँ पूछा है कौन सा सही है, तो पहला यहाँ पे है किसके बारे में, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। ये केवल जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में मानव अधिकार का उल्लंघन का जांच करता है। दूसरा, यह किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा की जा रही तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपको बिल्कुल ही सही है। ऐसे में आंसर आप सभी को पता ही चल गया होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में, ऐसे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993 के तहत जो है भारत में एक तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया, यानी एक बनाया गया NHRC, ठीक है, और एक बनाया गया HSRC, ठीक है, SHRC, यानी एक बनाया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और दूसरा बना राज्य स्तर का आपको राज्य मानव अधिकार आयोग। ये किसका बात कर रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा है। और इसमें जो है 26 राज्य जैसे हैं आधिकारिक राजपत्र जो है इसके माध्यम से राज्यों को मानव अधिकार आयोग का यहाँ पे गठन किया गया उस समय, ठीक है, 1993 की बात है। और HRC के पास कौन सा विषय है, तो पहला तो इसके पास राज्य सूची का अगर कोई विषय होता है, कोई भी राज्य का विषय होता है। दूसरा, अगर कोई समवर्ती सूची का विषय होता है, इससे संबंधित कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसका जांच करने का इसको अधिकार है, ठीक है। लेकिन वर्ड पर ध्यान देंगे, राज्य और समवर्ती सूची में ये संघ सूची वाला विषय पे काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट सही हो गया, कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो NHRC के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। और NHRC जो है ये अन्य जो भी कोई वैधानिक आयोग का जो है जांच वगैरह कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा दिया था कि किसी मामले के जांच से पहले अगर राष्ट्रीय मामला आयोग द्वारा जारी मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी की जा रही है तो मानव अधिकार आयोग जो है उस मामले में जांच नहीं करेगा। तो ये भी बात आपको क्या है, सही है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। चलिए 58 देखिए, आप लोग बिल्कुल इस सीरीज को ध्यान से देखें, ठीक है। कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी में आपको लेक्चर मिले, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो आप लोग रिपीट करते रहें, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका जो है कितना नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो ही तरीका है सीखने का, एक है थ्योरी पढ़ के आप जो है क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन पढ़ के भी आप अपना कंसेप्ट क्लियरिटी कर सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही है आपको बताना है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। इनका पद जो है राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। वह क्षेत्रीय परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। किसके बारे में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में। चलिए यहाँ पे जो अगर देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही है कि इनका नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा, केवल एक, ठीक है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नीति आयोग के ऊपर, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात, नीति आयोग के अगर अध्यक्ष के रूप में अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया था, उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे आप तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा था, यह जो है क्षेत्रीय परिषद के बैठकों का अध्यक्षता करता है, ठीक है। देखिए अगर बात हो रही है परिषद की अध्यक्षता की तो नीति आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति है वो करता है, ना कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। तो ऐसे में एक गलती हो गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो खुद प्रधानमंत्री है या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है। क्लियर है? अच्छा चलिए इसके बाद अगर बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट था कि इनका पद जो है राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, ठीक है। तो इनका पद जो है आपको ये राज्य मंत्री के समकक्ष जो है नहीं होता है, ठीक है।
तो ऐसे में जो है ये भी स्टेटमेंट आपका गलत था। ठीक है, देखिए उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो नियुक्ति कौन प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन इनका जो पद होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। किसके? कैबिनेट मंत्री का, ये याद रखेंगे आप बात। अब इसी में स्टेटमेंट अगर लिख देता है कैबिनेट मंत्री तो आपका ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए इतनी सारी बात याद रखेंगे आप सभी के लिए जो है ये काफी होगा। ठीक है, सदस्य की बात करेंगे तो ये पूर्णकालीन होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री पद के जो है समकक्ष इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, जो नीति आयोग सदस्य होते हैं उस सदस्य जो है ये होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। यहाँ पूछा गया है कि सरकार की जो अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन सा। मैं बात किया था इससे पहले आपको अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर होता है। ठीक है, तब अध्यक्षीय प्रणाली की यहाँ से बात पूछी जा रही है। देखिए, जो राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है अध्यक्षीय में, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है। अब यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। ऐसे में स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी। 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। देखिए अमेरिका में जो है कौन सा प्रणाली है, तो अध्यक्षीय ही है। ठीक है, हमारे यहाँ संसदीय है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो है राष्ट्रपति जो होता है सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, बाकी यहाँ पे राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं होता है इसमें। किसमें? अध्यक्षीय में। ये किस प्रोसेस में होता है? संसदीय में होता है। इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात किए थे। देखिए जो अध्यक्षीय प्रणाली होता है ना, उसमें सरकार का जो है प्रमुख निर्वाचन विधायिका से इसमें स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक है, तो सरकार के प्रमुख का निर्वाचन जो है विधायिका से अलग रहता है इसमें। और इसके विपरीत देखेंगे संसदीय में कैसा रहता है, तो सरकार का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी विशेषता के बारे में पूछी गई थी, इसके संदर्भ में थोड़ा सा इसके बारे में सुन लें। ठीक है, कि अध्यक्षीय प्रणाली होती है तो इसकी विशेषता क्या है। देखिए सब जो प्रणाली होती है उसकी कुछ विशेषता होती है, कुछ खामियां होती है, प्रोज और जो है देखने को मिलते हैं। तो देखिए ऐसे में देखेंगे तो राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है किसमें? अध्यक्षीय में। वो कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। किसमें? अध्यक्षीय में। अब देखिए शक्तियों का पृथक्करण किया गया, आप सभी को पता है सरकार के द्वारा। सरकार जो है अध्यक्षीय प्रणाली, सरकार का 3 अंग के बारे में आप सभी को पता होगा। और इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी जो है नहीं होता है, जबकि संसदीय में क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका को जो है भंग नहीं कर सकता है इसमें, ये बात ध्यान रखेंगे। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? अध्यक्षीय प्रणाली की। अब देखिए जो अध्यक्षीय प्रणाली की व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत देखेंगे तो सभी 3 अंग जो होते हैं एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। यानी न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका क्या होते हैं? पृथक होते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के उनके शक्तियों के कार्यों को किसी प्रकार उल्लंघन से नहीं रोकते हैं। तो पृथक रहते हैं, काम करने देते हैं, लेकिन नियंत्रण बनाए रखते हैं, ये होता है अध्यक्षीय प्रणाली में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए आज आपसे ये प्रश्न पूछा गया, कल के दिन में ये भी पूछा जा सकता है जो अभी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात, राजनीति एकरूपता जो है इसमें आवश्यकता इसकी नहीं होती है। जैसे हम बात किए थे कि संसदीय में होना चाहिए, यहाँ पर राजनीति एकरूपता की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इस व्यवस्था में क्या देखा जाता है, आपको ये आवश्यक नहीं होता है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित हो। क्लियर है? तो अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो है राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख के रूप में भी काम करता है। यानी ये जो अध्यक्षीय प्रणाली की व्यवस्था होती है इसमें राष्ट्रपति पद का जो है सिद्धांत और व्यवहार जो है दोनों शक्तिशाली होता है। इसका मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? वहां का राष्ट्रपति होगा। क्लियर है? इतनी बात आप सभी ध्यान रखेंगे। अच्छा ऐसा व्यवस्था अमेरिका में है, अमेरिका के अलावा आपसे पूछ दिया है कि और व्यवस्था ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देखिए ब्राजील में भी ऐसी ही व्यवस्था है। ठीक है, ब्राजील नाम याद रखेंगे, अध्यक्षीय है। उसके बाद जो अधिकांश लैटिन अमेरिका वाला देश है सब यहाँ पे अध्यक्षीय ही आपको चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति आमतौर पे लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ध्यान देंगे अध्यक्षीय में क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष है, लेकिन वहां पर कैसे है? प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है। क्लियर है?
चलिए इतना सारा बात आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 60। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मोटे अनाज ये काफी चर्चा में है। ऐसे में आपको बताना है, देखिए गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पे इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार जो होती है, पैदावार कम होती है मोटे अनाज की। दूसरा, पिछले 2 दशक के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। अब पूछा है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए गेहूं और धान की तुलना में देखेंगे तो मोटे अनाज का जो है पैदावार प्रति हेक्टेयर यहाँ पे कम ही देखने को मिलता है। साथ साथ पिछले 2 दशक की बात करें तो पैदावार भारत में उत्पादन इसका कम हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। खैर भारत के कहने पे आप सभी को पता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वर्ष जो है 2023, अभी 2023 ही चल रहा है। ठीक है, तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये बात तो आप याद रखेंगे। अच्छा, मोटे अनाज की हम बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो छोटे बीज वाले जो वार्षिक घासों को संदर्भित करने वाला एक जो है सामूहिक पद है मोटे अनाज। इसमें मोटे अनाज में जो है कृषि मुख्य रूप से आपको जो समशीतोष्ण होता है, उपोष्ण जो है कटिबंधीय होता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के शुष्क भागों में ये कम उर्वरक भूमि पे ये अनाज जो है जनरली उपजाया जाता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। और इसमें देखेंगे तो आपका जैसे बाजरा आ गया, ठीक है, पर्ल जिसको मिलेट बोलते हैं, उसके अलावा रागी आ गया, ज्वार आ गया, आपका समा आ गया, ठीक है, वरीगा आ गया जिसको हम प्रोसो जो है मिलेट बोलते हैं, ये सब चीज़ें आती है। इसके अलावा एक आध फैक्ट और याद रखेंगे, भारत जो है विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में मोटे अनाज का। पहली बात, मोटे अनाज को जो है वैश्विक उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा है, तो 20% है। ठीक है, और एशिया की अगर बात करेंगे तो एशिया का 80% हिस्सा है। ठीक है, ये भी बात थोड़ा, अब देखिए स्टेटमेंट तो ये बना के पूछा जा सकता है ना, जैसे यही प्रश्न रहता है आपसे अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताइए इन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला लिख देता कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपको मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया है, मोटे अनाज वर्ष के रूप में। दूसरा आपको दे देता, मान लीजिए कि भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सब दे देता। देखिए भारत में अगर राष्ट्रीय औसत अगर प्रति हेक्टेयर उपज की बात करेंगे तो ज्वार का लगभग 1 टन है, बाजरा का लगभग, देखिए ज्वार का 1 टन है प्रति हेक्टेयर। अब बहुत ही अच्छा अगर प्रश्न बनाया जाएगा, यानी थोड़ा डेप्थ में, तो ये पूछा जा सकता है प्रति हेक्टेयर, यानी प्रति हेक्टेयर 1 टन किसका है आपको, ज्वार का। बाजरा का देखेंगे तो 1.5 टन है। ठीक है, इसके अलावा रागी का देखेंगे 1.7 टन है आपका। जबकि गेहूं का अगर बात करेंगे तो गेहूं का 3.5 और धान का जो है 4 है। तो ऐसे में कंपेयर करें देखें, इससे कम ही है। तो पहला स्टेटमेंट यही लिखा था कि गेहूं और धान की तुलना में प्रति हेक्टेयर देखेंगे तो गेहूं लगभग 3.5 और धान लगभग 4। ठीक है, 4 टन प्रति हेक्टेयर। जबकि देख रहे हैं यहाँ पे 1 टन प्रति हेक्टेयर, ये क्या है आपका, ये ज्वार है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये बाजरा है, और ये आपका रागी हो गया। ठीक है, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि दूसरा 2 दशक के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम रहा था, तो बिल्कुल बात सही है। और बाई डाटा आप देख सकते हैं। ठीक है, 2003-4 और अगर 2021-22 की हम अगर तुलना करें, लगभग 20 वर्ष यहाँ पे दिख रहे हैं आपके। तो इसमें देखेंगे तो 2003-4 में जो है ये 21.32 मिलियन टन था, मिलियन टन। ठीक है, और 2021-22 में देखेंगे तो ये 15.92 मिलियन टन हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ उत्पादन में कमी हुई है। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग 60 प्रश्न यहाँ पे फिनिश कर लिए। अब हम 61 से इसको स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग लेक्चर को शेयर करते रहें, धैर्य बनाए रहें। देखिए मैं आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी भी अपना काम जो है ईमानदारी से करते रहें। बाकी आपको कोई फीडबैक कमेंट होगा तो ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।